हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आईसीडी के बारे में। ठीक है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम या फिर क्या बोलेंगे हम, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, आईसीडी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्थ सेट के लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, वाटर सीड ड्रेनेज सिस्टम। इसको हम वाटर सीड ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। अब बताएंगे क्यों बोलते हैं इसको वाटर सीड ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट है हैबर एंड बुलाव ड्रेन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, और आईसीडी के बारे में हम जानने से पहले हम इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं कि आईसीडी होता क्या है। ठीक है, आईसीडी में करते क्या है। आईसीडी इज यूज टू रिमूव एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड जैसे पर्स, ब्लड, सीरस, लिम्फ, एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस विथ यूज़ ऑफ चेस्ट ट्यूब। ठीक है, आईसीडी में क्या होता है हमारा इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, इंटरकोस्टल का मतलब क्या होता है, जो हमारी इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब, एक चेस्ट ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो प्लूरल स्पेस होता है ना हमारा, सबको पता है लंग्स के जो बाहर के स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, अगर एबनॉर्मल, नॉर्मली तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल फ्लूइड भरा होता है, लेकिन वो अगर एबनॉर्मल हो गया, चाहे वो पस भर गया होगा उसमें, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो सीरस हो, चाहे वो लिम्फ हो, चाहे वो एयर हो, कुछ भी अगर एबनॉर्मल वहाँ पे अगर भर जाए, कलेक्ट हो जाए, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, वहाँ से क्या करते हैं, बाहर से उससे चेस्ट ट्यूब डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब डाल करके उस जो ड्रेन है उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं बॉडी को। ठीक है, तो आईसीडी में क्या करते हैं हम, जो रिमूव करते हैं जितना भी हमारा एबनॉर्मल कलेक्शन, क्या रखा होगा, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड में जैसे चाहे वो पस हो, ब्लड हो, सीरस हो, लिम्फ हो, या फिर एयर, कहाँ से निकालते हैं, प्लूरल स्पेस से। किसके थ्रू निकालते हैं, विद द यूज़ ऑफ चेस्ट ट्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमारा आईसीडी का मतलब क्या हुआ। 20 ml, 10 to 20 ml क्या होता है हमारा, नॉर्मल फ्लूइड होता है। ठीक है, और भी फ्लूइड की बात कर लेते हैं, जैसे पेरिटोनियल फ्लूइड होता है। जैसे पेरिटोनियल फ्लूइड कितना होता है, नॉर्मल 50 ml, हम लर्न कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल में 5 to 20 ml होता है। उसके बाद प्लूरल स्पेस में हमारा 10 to 20, मैंने आपको बता दें प्लूरल में 10 to 20 होता है। अगर 10 to 20 से ज़्यादा होता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेस्ट ट्यूब डाल करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें हम इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, आईसीडी बोलते हैं इसमें। हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि क्या होगा हमारा, अगर वहाँ पे जो एयर है वो फिल हो जाएगी, या फिर ब्लड भर गया, या फिर सीरस भर गया, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। अगर लंग्स एक्सपेंड नहीं होगी, उसकी वजह से क्या होगा, एयर एंट्री नहीं होगी, उसके बाद गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, वेंटिलेशन नहीं होगा पेशेंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको आईसीडी डालते हैं। नेक्स्ट आता है इसका, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पर्पस क्यों हम आईसीडी हम इसको डालते हैं। इसका पर्पज़ आता है नेगेटिव प्रेशर मेंटेनेंस करने के लिए। जो हमारा वो प्लूरल कैविटी होता है उसमें क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम, आईसीडी हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है, हमारा जो प्लूरल स्पेस होता है, क्योंकि जो लंग एक्सपेंड के लिए क्या चाहिए, वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर का मेंटेनेंस होना जो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो -5 सेंटीमीटर होता है हमारा। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है रिमूवल और फ्लूइड और एयर। मैंने आपको बता दिया, ट्यूब हम इसलिए डालते हैं ताकि जो एबनॉर्मल फ्लूइड, एयर जो एक्यूमुलेट हो रखी है हमारी प्लूरल कैविटी में, उसको हम रिमूव कर सकें। नेक्स्ट आता है, अगर सर्जरी के बाद कोई भी फ्लूइड, एबनॉर्मल फ्लूइड हमारा रिमूव करना होगा, उसके लिए भी हम चेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। यही हो गया, फ्लूइड का कलेक्शन होगा, उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, लंग्स क्या होगा, एक्सपेंड नहीं होगा, वेंटिलेशन नहीं होगा प्रॉपर, तो उसको हमने कॉम्प्लिकेशन से बताने के लिए क्या कर सकते हैं, आईसीडी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थोरेसिक सर्जरी। थोरेसिक सर्जरी में भी हम कर सकते हैं ताकि जो कॉम्प्लिकेशन हो वो प्रिवेंट हो सके। अब मेन जो आता है इंडिकेशन क्या क्या होता है हमारे आईसीडी के। ठीक है, सबसे पहले आता है निमोनिया या फिर निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, जब एयर एक्यूमुलेट हो जाती है हमारी प्लूरल स्पेस में, तो उस एबनॉर्मल एयर को क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम चेस्ट ट्यूब का इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हीमोथोरेक्स। हीमो का मतलब क्या हो गया हमारा, ब्लड। अगर ब्लड भी एक्यूमुलेट हो गया हमारा वहाँ पे, तो वो भी एबनॉर्मल हो गया, तो उस एबनॉर्मल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है काइलोथोरेक्स। काइलो का मतलब क्या होता है, लिम्फ। ठीक है, काइलो का मतलब लिम्फ। अगर ये टर्म अगर पेपर में आएंगे तो आप अच्छे से देख लीजिए इसे। काइलो का मतलब क्या होता है, लिम्फ। नेक्स्ट आता है पाइलोथोरेक्स। पाइलो का मतलब क्या होता है, पस। अगर पस प्लूरल स्पेस में भर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पाइलोथोरेक्स। और इस डिजीज़ कंडीशन को क्या बोलते हैं, इम्पाइमा बोलते हैं। इम्पाइमा क्या होता है, जब एबनॉर्मल पस जो होता है वो हमारा कहाँ भर जाता है, थोरेक्सिक कैविटी या फिर प्लूरल स्पेस में भर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पाइलोथोरेक्स। उसके बाद आता है हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स नाम से पता चल जाता है कि हमारा क्या होता है, सीरस या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद या फिर हम थोरेसिक सर्जरी। तो ये सब के सब क्या है, हमारे इंडिकेशन है हमारे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका नाम भी बताया था अभी आपको,
ठीक है। प्रिंसिपल पे काम करता है ये हैबर एंड ब्लाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ये साइंटिस्ट है। जो हैबर होता है वो बोलता है कि क्या किस पे काम करता है ये वाला सिस्टम, जो आईसीडी ड्रेनेज सिस्टम होता है वो हमारा ग्रेविटी पे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जो ब्लाउ जो बोलते हैं वो बोलते हैं हमारे क्या होता है, एक फोर्स चाहिए या फिर एक सक्शन क्या चाहिए, सक्शन प्रेशर चाहिए किसी भी एक आईसीडी के वर्क के लिए, ठीक है। तो दो प्रिंसिपल है हमारे। फर्स्ट हैबर बोलता है कि ग्रेविटी भी चाहिए, जो हमारा आईसीडी होगा वो ग्रेविटी पे वर्क करेगा। ब्लाउ बोलता है हमारा फोर्स, कोई फोर्स चाहिए, मतलब सक्शन प्रेशर चाहिए किसी भी एक आईसीडी को वर्क करने के लिए। नेक्स्ट आता है कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है हमारे आईसीडी के लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। पोजीशन ऑफ पेशेंट का मतलब पेशेंट की पोजीशन फाउलर पोजीशन होनी चाहिए 45 से 60 डिग्री पे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ड्रेनेज क्या होगा, प्रॉपर होगा। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ सिस्टम, आईसीडी सिस्टम, जो आईसीडी की बोतल्स होती है आपको बताऊंगी आगे, उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है हमारा कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है और उसकी वजह से ड्रेनेज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सिस्टम ये कहाँ पे होना चाहिए, बिलो द चेस्ट लेवल, ठीक है। तभी ग्रेविटी से मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि अगर चेस्ट लेवल के ऊपर होगा तो ग्रेविटी नहीं मेंटेन कर पाएगी, जो ड्रेनेज होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, चेस्ट लेवल के क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट की एक्टिविटी नॉर्मल क्या होना चाहिए, डीप ब्रीदिंग और लाइट कफिंग होना चाहिए। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है तो उस वजह से उसका डीप ब्रीदिंग और लाइट कफिंग होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सपेंशन को अलाउ करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड होगा, जब नॉर्मल फ्लूइड प्लूरल कैविटी में भर रखा है वो क्या होगा, इजीली एस्केप हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। डीप ब्रीदिंग और लाइट कफिंग करेगा तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ होगी रेस्पिरेटरी मसल्स की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ड्रेनेज है हमारा आईसीडी में वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा साइज़ ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो आईसीडी जो ट्यूब होती है उसके साइज़, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इन्फेंट में नॉर्मल हम 6 फ्रेंच से 40 फ्रेंच के बीच में यूज़ करते हैं। इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में हम 6 to 10 फ्रेंच की यूज़ करते हैं, ठीक है। चाइल्ड में हम 12 to 20 करते हैं और एडल्ट में क्या करते हैं 20 to 40। अगर हम कॉमन बात करें तो कॉमन क्या करते हैं 28 से 30 फ्रेंच, मतलब 28 या 30 फ्रेंच। ये मेनली हम किस में करते हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोले एक फ्रेंच में कितना होता है, हमारा 0.33 mm होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है हमारी आईसीडी ट्यूब की वो होती है 38 इंच, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमने प्लेसमेंट कैसे करना है चेस्ट ट्यूब का, ठीक है। चेस्ट ट्यूब का मतलब ये ट्यूब हमारी सी, ठीक है। इसका प्लेसमेंट हमने जो इंटरकोस्टल जो स्पेस है वहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अगर फ्लूइड भरा हुआ हमारा, ठीक है, चाहे वो हमारा फ्लूइड कौन सा फ्लूइड जो हमने पढ़ाया था अभी, चाहे वो ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, पस हो गया, अगर ये फ्लूइड अगर हमारा थोरेसिक कैविटी या फिर प्लूरल कैविटी में भरा हुआ तो हम कौन से वाले, फ्लूइड क्या होता है नीचे होता है, एयर ऊपर होती है ना, नॉर्मली जब हम बात करें तो फ्लूइड नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे 7th 8th एंड 9th इन इंटरकोस्टल में हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे याद करना, फ्लूइड नीचे होता है, एयर ऊपर होती है। अगर हम बात करें एयर की बात करें, अगर एयर प्रेजेंट है, हाइड्रोथोरेक्स हो रखा है, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स हो रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे, क्योंकि जो एयर होती है वो हमारी क्या होती है, ऊपर साइड होती है, ठीक है। तो फ्लूइड हमारा नीचे हो गया, एयर ऊपर हो गई, तो ऐसे याद कर देना। एयर में हम क्या करेंगे, अगर एयर फिल है, न्यूमोथोरेक्स हो रखा है तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे। अगर फ्लूइड है, हाइड्रोथोरेक्स है, ठीक है, पाइलोथोरेक्स है, काइलोथोरेक्स है, हीमोथोरेक्स है, तो इनमें हम क्या करेंगे 7th 8th और 9th इंटरकोस्टल करेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट होता है हमारा मिड एक्सिलरी लाइन से, ठीक है, वहाँ पे 7th और 8th इंटरकोस्टल या फिर सेकंड इंटरकोस्टल, तो मिड एक्सिलरी लाइन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बोटा सिस्टम। हम कितनी बोटा सिस्टम यूज़ करते हैं हम आईसीडी के लिए, ठीक है। जो हमारी स्टैंडर्ड बोटा सिस्टम होती है वो हमारी क्या होती है, वैसे 3 बोटा सिस्टम होती है, ठीक है, जो कि हमारी ग्लास से बनी होती है। लेकिन अब क्या करते हैं हम, जो कॉमनली जो हमारे हॉस्पिटल में यूज़ होती है फिर कहीं भी यूज़ होती है वो कौन सी होती है, 1 बोटा सिस्टम यूज़ होती है, ठीक है। अब देखो चेस्ट ट्यूब कैसे करनी है हमने इनसे, ठीक है। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसका ये चेस्ट कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे ये मिड एक्सिलरी अगर लाइन हो गई हमारी, मिड एक्सिलरी लाइन हो गई, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से हमने चेस्ट ट्यूब, ये ट्यूब होती है चेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये चेस्ट ट्यूब हमने इंसर्ट करी, आपको बता दी कॉमनली हम 28 फ्रेंच की करेंगे, ठीक है। 28 फ्रेंच की हमने क्या कर दी, ट्यूब इंसर्ट कर दी। यहाँ पे क्या है, हमने सेकंड इंटरकोस्टल पे कर दिया, ठीक है। सेकंड इंटर ऊपर क्या होती है, एयर होती है, तो क्या रखा, अगर न्यूमोथोरैक्स रखा तो हमने चेस्ट ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट कर दी अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मिड एक्सिल लाइन ये बता दिया। उसके बाद क्या होता है, बोटल सिस्टम क्या होती है हमारी, बोतल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, जो चेस्ट ट्यूब होगा ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा एक बोतल से, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको बोतल कैसी होती है, ठीक है। बोतल क्या होगी, बोतल में एक ट्यूब होती है उससे कनेक्टेड होगी। जो ट्यूब होती है बोतल में, उसमें क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए हमेशा। आपने क्या करना है, जब हम हॉस्पिटल सेटिंग में वर्क करते हैं तो इसमें क्या होता है, 100 ml एक लेवल होता है, ठीक है। एक लाइन होती है लगी हुई, तो उस लाइन तक हमने क्या करना है, वाटर को फिल करना है। वाटर को मतलब NS फिल करना है। वो भी टोटल कितना होना चाहिए, हमारी 100 ml का जो NS होता है वो हमने फिल करना है, ठीक है। ये फिल कर दिया। उसके बाद जो ये ट्यूब होती है ये किस पे होनी चाहिए, डायरेक्टली जॉइंट होनी चाहिए हमारी, किस पे, वाटर के अंदर होनी चाहिए, वाटर के बाहर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये वाटर के बाहर होगी तो जितनी भी हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या करेगी, फिर से क्या करेगी, पेशेंट में क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, ना कि इसको अंदर डालना है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, जो ये ट्यूब होनी चाहिए ये डिप होनी चाहिए वाटर में, ठीक है। इतना समझ लें, क्योंकि डिप होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या होगा, फिर डायरेक्टली क्या नहीं हो पाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर क्या होगा, जो हमारी लंग्स कैविटी में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए डीप होना चाहिए हमेशा, क्या होना चाहिए, 100 ml NS की NS होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो वाटर होता है, जो NS होता है वो एक्ट एज अ सील काम करता है, क्योंकि यहाँ पे सील बना दिया इसने, यहाँ से हमारी एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगी, एंटर नहीं करेगी, ठीक है। विच प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक एयर इन मूव इनटू प्लूरल कैविटी, समझ गए। जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो क्या करेगी, वो एटमॉस्फेरिक एयर को प्रिवेंट करेगी, जो ये वाटर होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर क्या करेगी, एक्ट एज अ सील करेगी। उसके बाद ये क्या होती है, एक एयर वेंट होती है, एक ट्यूब और होती है जो क्या होगी, डिप नहीं होगी। तो अगर बाई चांस यहाँ पे एयर भी, अगर पेशेंट में क्या हो रखा है, हाइड्रोथोरैक्स भी हो रखा है, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स भी हो रखा है, एयर भी है और फ्लूइड भी एक्यूमुलेट है, तो फ्लूइड तो क्या होगा, डायरेक्टली वाटर में चले जाएगा, जो 100 ml NS हो गई। और जो एयर होगी वो क्या होगी, एयर बबल्स के थ्रू, यहाँ पे एयर बबल्स बनेंगे, फिर एयर क्या होगी, यहाँ से के थ्रू क्या होगी, एयर वेंट बाहर चले जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। बोतल सिस्टम क्या होता है हमारा, या फिर ICD जो मेन जो हमारा बोतल सिस्टम होता है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो किस पे वर्क करता है, मेन यही प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, जो चेस्ट ट्यूब होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारी एक ट्यूब, जो हमारी ICD बोतल होती है, ICD बैग बोलते हैं, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। जो ये ट्यूब होगी ये क्या होना चाहिए, 100 ml वाटर में 3 से 5 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए वाटर में, ठीक है। क्योंकि अगर ये डीप नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो एंटर करेगी। लेकिन हमें क्या करना है, जो एबनॉर्मल एयर है इसको हमने बाहर करना है, ठीक है। तो इसलिए ये डीप होना चाहिए, 100 ml वाटर या फिर NS होना ही चाहिए, ठीक है। डीप होगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारा फ्लूइड भी, एयर भी, सारा का सारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे जो नॉर्मल, जो हमारी ड्रेनेज बोतल होती है 3 होती है। सबसे पहले आता है जो ड्रेनेज बोतल, जो डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है पेशेंट के साथ। नेक्स्ट आता है वाटर सील, जो मैंने अभी बताया वाटर वाली, ठीक है। और सक्शन कंट्रोल, 3 बोतल सिस्टम होती है। लेकिन जो मेनली हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, ये वाली। कौन सी करते हैं हम, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, जो सिर्फ एक ही हम यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ एक वाटर सील वाली होगी, ये वाली, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉमनली बात करें, जो स्टैंडर्ड की बात करें, तो अगर स्टैंडर्ड में हमारी तीनों होती है, सक्शन भी होना चाहिए उसमें, एक वाटर सील ड्रेनेज भी होना चाहिए और एक ड्रेनेज भी होता है। इसमें सिर्फ ड्रेन ही ड्रेन होगा, इसमें क्या होगा, हमारा वाटर होगा जो हमारा ये वाला है, और इसमें क्या होगा, सक्शन प्रेशर लगा रहेगा, ठीक है। तो ये 3 स्टैंडर्ड वाली है, कॉमनली हम ये वाली यूज़ करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन आता है, ये सी फुल फॉर्म लिखी हुई मैंने अपने उस पर, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वाइब्रेशन, एक मशीन होती है, अब इसको आप नेट पे चेक कर लेना, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन, इसका फिगर भी इंपॉर्टेंट है, इमेज क्या होती है, एम्स में कह सकते हैं, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन के थ्रू एक हमारा मशीन होती है, उसके थ्रू क्या होता है, वाइब्रेशन मिलता है पेशेंट की चेस्ट पे। उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी चेस्ट के सिक्रीशन होंगे वो क्या होते हैं, लूज़ हो जाते हैं। तो लूजनिंग थिक चेस्ट सिक्रीशन, जितने भी सिक्रीशन होंगे वो लूज़ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्रिएट वाइब्रेशन फॉर लूजनिंग थिकनेस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। और ये हमारी 3 बोतल सिस्टम, ये हमारी ये हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा पेशेंट है, पेशेंट की चेस्ट है, ये वहाँ से ट्यूब कनेक्टेड है, ट्यूब डायरेक्टली कनेक्टेड होगी हमारी ड्रेनेज सिस्टम पे, ठीक है। ये हमारी 3 जो स्टैंडर्ड बोतल है वो वाली है, ठीक है। ये ड्रेनेज होगा, जितना भी ड्रेन आएगा, फ्लूइड जो कलेक्टेड है वो हमारा इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद एक ट्यूब क्या होती है, इसमें कनेक्ट होगी, ये डीप होना चाहिए हमेशा वाटर में, क्योंकि अगर ये डीप नहीं होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो क्या कर जाएगी, जितनी भी एयर यहाँ पे होगी वो सीधा क्या चले जाएगी, पेशेंट के
अंदर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके वजह से जो वाटर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर सील बोतल, ठीक है। इसमें क्या होनी चाहिए, ये ड्रेनेज फिर इसमें आएगा, ठीक है। उसकी वजह से जो एयर होगी वो क्या करेगी, यहाँ से बाहर जाएगी। 3 से 5 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया डीप होना चाहिए, ठीक है। वाटर सील बोतल, इसमें 100 ml NS कंपलसरी होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ये सक्शन बोतल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा सक्शन प्रेशर लगा होगा, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर की वजह से ये वाला जो होगी एयर जो होगी वो क्या होगी, सक आउट होगी, या फिर जितना भी ड्रेन होगा वो हमारा किस पे डिपेंड हो जाएगा, फिर सक्शन प्रेशर पे, ठीक है। और इसके बाद ये एयर वेंट हो जाएगी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड जो बोतल होती है 3 बोतल सिस्टम, ठीक है, वो वाली होती है। लेकिन कॉमनली हम कौन सी यूज़ करते हैं, 1 वाली करते हैं, सिर्फ वाटर सील ड्रेनेज इसमें, जिसमें हमारी सिर्फ ये होती है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है पेशेंट। समझ में आ गया। अब हम ड्रेनेज सिस्टम बोतल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रेनेज बोतल सिस्टम, ठीक है, जो फर्स्ट वाली बोतल है, ठीक है। फर्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है चेस्ट के, मतलब पेशेंट के डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा सिस्टम होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ड्रेनेज बोतल, क्योंकि सबसे पहली बोतल हमारी ड्रेनेज है, नेक्स्ट वाटर सील है, थर्ड हमारी क्या होती है, सक्शन वाली होती है, ठीक है। अगर हमारा पूछेगा कौन सी डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो सबसे पहले जो ड्रेनेज बोतल होती है उसमें हमने वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ड्रेन होता है हमारा, जो ड्रेनेज बोतल में अगर उस पेशेंट के उसमें अगर सीरस भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ, ब्लड भरा हुआ, अगर वो क्या होगा, हमने चेस्ट ट्यूब लगाया, उसके बाद क्या होगा, पूरा का पूरा एकदम से ड्रेन हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या हो जाए, अगर ड्रेन होना चाहिए वो 70 से 100 ml पर आवर होना चाहिए, कितना, 70 से 100 ml पर आवर होना चाहिए ड्रेन, ठीक है। अगर 70 से 100 ml पर आवर से ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, उसका सर्कुलेटरी इंसफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। कोई एबनॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि 70 से 100 ml क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके कलर पे, ठीक है। नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल क्या होता है, 70 से 100 होगा तो ये नॉर्मल है, 100 ml पर आवर से नॉर्मल है। लेकिन अगर 70 से 100 ml पर आवर से ज़्यादा हो रहा है तो हम सीधा क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता इसके कलर पे, ठीक है। फर्स्ट 24 आवर्स में, 48 आवर में अगर ब्लड आ रहा है तो ये तो नॉर्मल है, क्योंकि फर्स्ट अगर हम लगाएंगे तो टिश्यू इंजरी होगी, उसकी वजह से ब्लड हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। अगर ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो ब्लड ही आएगा, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में सीरस वगैरह भी होता है, ठीक है। तो ब्लड आ रहा है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड 24 से 48 आवर्स के बाद भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये क्या हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक टर्म आता है सीरस सैंगिनियस फ्लूइड, ठीक है। सीरो का मतलब क्या होता है, सीरस, सैंगिनियस का मतलब होता है हमारा ब्लड, ठीक है, फ्लूइड, मतलब अगर सीरस प्लस ब्लड साथ में आ रहा है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, सीरो सैंगिनियस फ्लूइड, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कलर का होता है, लाइट रेड या फिर पिंक कलर का होगा, ठीक है। ये टर्म है। अगर एक क्वेश्चन आता है, अगर सडनली वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है बोतल में, ठीक है, जो ड्रेनेज बोतल है उसमें अगर वॉल्यूम हो रहा है, अचानक से हमारा 500 ml आ गया एकदम से, 1 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है, आधे घंटे में, तो हमने क्या करना है, सीधा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है, इन्फॉर्म करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एबनॉर्मल है। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर ट्यूब डिस्लॉग हो गई इंसर्शन साइड से, ठीक है, जो चेस्ट ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, पेशेंट की ट्यूब लगी हुई है वहाँ पे चेस्ट पे, इंटरकोस्टल स्पेस पर अगर ट्यूब लगी, अचानक से पेशेंट हिल गया या फिर एक्सीडेंटली क्या हो गया, चेस्ट ट्यूब हट गई वहाँ से, तो हमने क्या करना है, टाइट ड्रेसिंग करना है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे टाइट ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी पूरी सक हो जाएगी हमारी किसमें, प्लूरल स्पेस में, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा न्यूमोथोरैक्स और बढ़ जाएगा, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स बढ़ जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि ट्यूब अगर डिस्लॉक हो गई, ट्यूब अगर निकल गई इंसर्शन साइड से, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर टाइट ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है ट्यूब डिस्लॉक फ्रॉम ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अगर ड्रेनेज सिस्टम से, जो फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम से अगर ट्यूब हट गई तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसको, जो ट्यूब जहाँ से निकली हुई है उसको हमने सीधा NS में डालना है, क्योंकि अगर हम वहाँ से NS में नहीं डालेंगे तो सीधा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो एंटर कर जाएगी प्लूरल स्पेस में। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज़ हो रहा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना। अगर ट्यूब क्या होगी, पेशेंट की चेस्ट से ही अगर निकल गई तो फिर डिस्लॉज हो गई तो हमने टाइट ड्रेसिंग करनी है ताकि एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ना जा सके। नेक्स्ट आता है, अगर ट्यूब जहाँ पे ड्रेनेज बोतल से अटैच है, ड्रेनेज बोतल टूट गई या फिर कुछ हो गया तो उसकी वजह से उसको सीधा हमने क्या करना है, NS में डिप करना है, ठीक है, NS में डिप करना है। आपको पता है 100 ml वाटर में हमने बताया था,
नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है ब्राइट रेड कलर फ्लूइड आ रहा है, तो ब्राइट रेड कलर हमेशा हमारी फ्रेश ब्लीडिंग को इंडिकेट करेगा, तो इसमें भी क्या करना है, हमने SCP को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वाटर सील बोतल। ठीक है, वाटर सील बोतल मैंने आपको फर्स्ट हमारी बोतल थी ड्रेनेज बोतल, सेकंड आती है हमारी वाटर सील बोतल। ठीक है, वाटर सील बोतल में क्या होना चाहिए, 100 ml NS होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये क्या करता है, एक्ट एज अ सील की तरह काम करता है, क्योंकि सील इसलिए करेगा जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको एंटर नहीं कर पाएगा चेस्ट ट्यूब में। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारा 1 वे सिस्टम होता है, 1 वे वॉल सिस्टम, और ये क्योंकि क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब नॉर्मल क्या होता है हमारा, नॉर्मल जैसे हमारी ये चेस्ट है, ठीक है, ये ट्यूब है, ट्यूब कहाँ लगी हुई हमारी, ये ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, ये वाटर सील बोतल है। ठीक है, वाटर सील पे लगी हुई। ठीक है, एक हमारी पूरी ड्रेनेज है, और यहाँ पे क्या है, एयर वेंट है, आपको बताया था ये एयर वेंट है। तो हमारी जो ट्यूब लगी हुई यहाँ पे 100 ml NS होना चाहिए, 3 से 5 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, मैंने आपको बता दें। तो जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बबलिंग होनी चाहिए। तो बबलिंग क्या होगी, ज़्यादा बबलिंग होगी। लेकिन जो एक्सपायरेशन करेगा पेशेंट, तो उस टाइम पे जो बबलिंग होगी यहाँ पे, ये क्या होगी, कम होगी। तो समझ गए, यहाँ पे चेस्ट ट्यूब जहाँ पे ये एंड हो रही है, यहाँ पे वाटर सील ड्रेनेज में, तो इंस्पिरेशन के टाइम पे बबलिंग ज़्यादा होगी, एक्सपिरेशन के टाइम पे बबलिंग कम होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट बबलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट बबलिंग। जो इंटरमिटेंट बबलिंग होगी ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, इट इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग। ये जो हमारी इंटरमिटेंट बबलिंग है ये नॉर्मल फाइंडिंग। लेकिन अगर इफ़ कॉन्टीन्यूस बबलिंग, अगर यहाँ पे कॉन्टीन्यूस बबलिंग प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ अ एबनॉर्मल फाइंडिंग। ये हमारी एबनॉर्मल फाइंडिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीकेज चेक करेंगे कि जो चेस्ट ट्यूब है वहाँ पे लीक तो नहीं है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ तो कोई लीक नहीं हो गया। उसके बाद हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम जो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इतना समझ आ गया। जो हमारी इंटरमिटेंट बबलिंग होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब इंटरमिटेंट बबलिंग होनी चाहिए। इंटरमिटेंट बबलिंग क्यों होती है, इंस्पिरेशन के टाइम पे बबलिंग ज़्यादा होती है, एक्सपिरेशन के टाइम पे बबलिंग कम होती है, इसकी वजह से इंटरमिटेंट बबलिंग होती है। अगर कॉन्टीन्यूस बबलिंग आ रही है इसका मतलब लीकेज है, लीकेज है तो सबसे मतलब लीकेज है तो उसको हेल्थ केयर को बुलाएंगे, इसका रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पे जैसे ये हमारा चेस्ट ट्यूब है, पेशेंट से कनेक्टेड है, ये ट्यूब है यहाँ पे, ये हमारी यहाँ पे, ये सीधा हमारी किस में है, बोतल है, बोतल में कनेक्ट है, 3 से 5 सेंटीमीटर, 100 ml NS मैंने आपको बता दिया होना चाहिए। और ये एयर वेंट है, यहाँ से एयर वेंट, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वाटर मूवमेंट अप। ठीक है, इंस्पिरेशन के टाइम पे इसी ट्यूब में क्या होगा, वाटर का मूवमेंट थोड़ा सा अप होगा। ठीक है, और एक्सपिरेशन के टाइम पे वाटर मूवमेंट मतलब नीचे की साइड जाएगा, डाउन साइड में जाएगा, नीचे को जाएगा, ये ऊपर और नीचे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का ही होगा, या फिर हम इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन हो रही है ऊपर और नीचे ट्यूब में, ऊपर और नीचे, इंस्पिरेशन में ऊपर, एक्सपिरेशन में डाउनवर्ड, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मूवमेंट। ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, इट इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, वाटर लेवल क्या होता है, अप और नीचे, ये मैंने समझा दिया, ऑसिलेशन अप और नीचे होगा, फिर कॉलम मूवमेंट, इट इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग। अगर ये प्रेजेंट है पेशेंट में तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम क्या हो रहा है, सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होता है ये नॉर्मली हमारे किस में होता है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन मूवमेंट। ठीक है, इट इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, अगर इसको हम कॉलम मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम मूवमेंट प्रेजेंट है हमारी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में। अगर इफ़ ऑसिलेशन इज़ एब्सेंट, ठीक है, ऑसिलेशन अगर एब्सेंट है, ये अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई लूप बन गई, पेशेंट ने पोजीशन चेंज करी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्लूड होगा, या फिर ब्लड क्लॉट जो होते हैं हमारे, वो हमारे चेस्ट ट्यूब में क्या होगा, एक्यूमुलेट हो गए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आता है इसमें कि ऑसिलेशन मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन में ऑसिलेशन मूवमेंट नहीं होगा, सबसे पहले लूप हो गया, या फिर ऑक्लूड हो गई ट्यूब, या फिर क्या होगा, लंग्स क्या हो गए, री एक्सपेंडेड ही हो गए, लंग्स रिमेन री एक्सपेंडेड ही अगर रिमेन हो गए तो उसकी वजह से भी नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह से नो ऑसिलेशन। या फिर सक्शन बोतल जो तीसरी वाली बोतल है वो वर्क नहीं कर रही है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा ऑसिलेशन मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑसिलेशन मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमने क्या करना है, तो हमने क्या करना है, मिल्किंग करना है, MILKING, मिल्किंग। ठीक है, मिल्किंग करना है। और ट्यूब अगर ऑसिलेशन मूवमेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो मिल्किंग ऑफ ट्यूब करना। मिल्किंग ऑफ ट्यूब का मतलब, जैसे मिल्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे गाय का दूध निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं हम ट्यूब को स्ट्राइप मेथड से
ट्यूब को स्ट्राइप मेथड से नीचे करना है और एक हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से पकड़ना है, स्ट्राइप मेथड से करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से जितना भी क्लॉट होगा या फिर जो लूप होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ऑसिलेशन मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मिल्किंग करना है ट्यूब की। नेक्स्ट आता है कि कौन सी विच बोतल टू फाइंड आउट दिस सिस्टम वर्क प्रॉपर्ली। अगर हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा वाटर सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम है या फिर हमारा आईसीडी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो जो हमारे वाटर सील्ड बोतल है ये हमको बताएगी कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बताएगी ऑसिलेशन मूवमेंट है या नहीं है, इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है या फिर कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है, लीकेज तो नहीं है, सब के सब हमारा क्या बताएगा, वाटर सील्ड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है हमारा। थर्ड जो बोतल थी वो हमारी क्या थी, सक्शन कंट्रोल बोतल, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर पेशेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा है प्रॉपर से, पेशेंट इंस्पायर और एक्सपायर नहीं कर रहा है, तो उसमें हम सक्शन कंट्रोल बोतल लगाएंगे। ये क्या करता है, नेगेटिव प्रेशर देता है -5 से 20 सेंटीमीटर में, -20 सेंटीमीटर ऑफ H2O को, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इन्फेंट या चाइल्ड। इन्फेंट और चाइल्ड में हम क्या करेंगे, -5 सेंटीमीटर ऑफ H2O का प्रेशर लगाएंगे और एडल्ट में -10 सेंटीमीटर ऑफ H2O टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, जितना भी हम नेगेटिव प्रेशर लगाते हैं उतना हम जो ट्यूब होता है सक्शन की उसको हम क्या करते हैं, डिप करते हैं, ठीक है। डिप करेंगे उतने सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें नॉर्मल अगर हम फाइंडिंग की बात करें तो नॉर्मल फाइंडिंग ये है हमारी, इसमें क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस बबलिंग होनी चाहिए या फिर जेंटल बबलिंग होनी चाहिए हमारी। वो उसमें क्या थी हमारी, इंटरमिटेंट बबलिंग थी वाटर सिस्टम में। लेकिन जो सक्शन बोतल है इसमें क्या होना चाहिए, जेंटल बबलिंग होनी चाहिए, फिर कॉन्टिन्यूस बबलिंग होती। अगर इसमें विग्रस अचानक से अगर बबलिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है, लीकेज है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने लीकेज चेक करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नोटिफाई करना है SCP को, उसके बाद ट्यूब को रिप्लेस करना है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मिल्किंग करेंगे ट्यूब को अगर ऑसिलेशन एब्सेंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ क्रैकिंग इन बोतल सिस्टम, ग्लास की बनी होती है पहले की, ठीक है। अगर वो क्रैक हो गई तो सबसे पहले हम डिप करेंगे NS में, क्योंकि NS में डिप क्यों करेंगे, एक्ट एज अ सील। NS क्या करेगा, एक्ट एज अ सील का काम करेगा, तो सील बनेगा तो उसकी वजह से एटमोस्फेरिक एयर हो जाएगी, वो एंटर नहीं करेगी। तो उसके बाद हम तब नोटिफाई करेंगे SCP को, तब रिप्लेस करेंगे सिस्टम को, ठीक है। तो इसमें जो प्रायोरिटी क्वेश्चन होता है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, ये ज़्यादा बनता है, इसलिए में इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नॉट सेट के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं वन प्रेशर से अनदर प्रेशर, जैसे पेशेंट CT के चले गया, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, पेशेंट कहीं चले गया है, ठीक है। पेशेंट को हमने CT MRI करना है या फिर पेशेंट को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम मेनली हम क्या करते हैं, ग्रेविटी पे वर्क करते हैं, ठीक है। ग्रेविटी पे रखेंगे। अगर ग्रेविटी पे वैसी कंडीशन नहीं हो पा रही कि हम ग्रेविटी नहीं मेंटेन करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको क्लैम्प कर देंगे ट्यूब को, क्योंकि अगर हम क्लैम्प नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एयर होगी वो क्या होगी, हमारी प्लूरल कैविटी में और एक्यूमुलेट हो जाएगी। उसके बाद हम नोटिफाई कर सकते हैं SCP को, या फिर जो SCP का ऑर्डर है वो हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग। जो चेस्ट ट्यूब लगी हुई है जहाँ पे, वहाँ पे हम कौन सी ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक स्टोमा बन जाता है, ठीक है। इन्वेजिव प्रोसीजर स्टोमा बन जाएगा, क्योंकि ट्यूब हमने इंसर्ट करनी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेट्रोलियम ड्रेसिंग करते हैं, गॉज पीस लगाते हैं, या फिर ऑक्लूसिव टेल्फर ड्रेसिंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्लिन बोल सकते हैं। और ये ड्रेसिंग होनी चाहिए ड्राई ड्रेसिंग, पेट्रोलियम, वेस्लिन, ड्राई ड्रेसिंग, गॉज पीस, ऑक्लूसिव टेल्फर ड्रेसिंग, ठीक है। ये सब के सब हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब पेट्रोलियम ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारी जो होती है वो हमारी टाइट ड्रेसिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि और मेंटेन मॉइस्ट स्टोमा को जो मॉइस्ट करता है, जो हम पेट्रोलियम ड्रेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका टाइम, कितने दिन तक हम इसको रख सकते हैं। अकॉर्डिंग, वैसे तो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन होती है हमारी, जैसे जिसकी जो डिजीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो हमारी ट्यूब इंसर्ट रहती है उतने दिन तक। लेकिन मेनली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 to 5 डेज़ तक, 3 to 5 डे तक हम क्या कर सकते हैं, ICD को इंसर्ट करे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनको टर्मिनेट कब करना है, हमने ट्यूब को कब निकालना है। नॉर्मली हमारा क्या हो सकता है, 70 से 100 ml पर आवर हो रहा था। अगर हमारा 100 ml से कम आ रहा है पूरे दिन में, पर डे, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब ट्यूब को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन की इंडिकेशन है। नेक्स्ट आता है कि जब हम ट्यूब निकाल रहे हैं तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्सवर मैनवर यूज़ करेंगे ड्यूरिंग रिमूविंग ट्यूब। रिमूविंग ट्यूब के टाइम पे क्या करेंगे, वाल्सवर मैनवर यूज़ करेंगे। इसको हम वाल्सवर मैनवर में क्या आता है, डीप ब्रीथ। पेशेंट को बोलेंगे सबसे पहले डीप ब्रीथ करो एंड होल्ड फॉर 6 सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीथ करेगा पेशेंट, उसके बाद होल्ड करेगा, फिर हमने ट्यूब क्या करना है, ट्यूब को रिमूव करना है। नेक्स्ट आता है इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ICD के मेनली कॉम्प्लिकेशन होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक। तो आज हमने ICD पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। मैं इसके इमेज भी डाल दूँगी, आप इमेज से भी समझ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।